नागपुर रीजन में जो जोन 1 है उनके डीसीपी है। सबसे पहले सर रामटेक में एसपी थे, उसके बाद भंडारा जिला में सर ने एसपी बन के काम किया है। अभी नागपुर में सर डीसीपी है। और साइबर क्राइम जो आज हमारा टॉपिक है उस पे सर की एक्सपर्टाइज है, बहुत सारे केसेस और बहुत सारा सर के साथ जो एक्सपीरियंस है, आज हम उसी के साथ सर को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो साइबर क्राइम जिसके हम शिकार होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता वो कैसे होते हैं, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हम लोहित जी सर को आमंत्रित किया है आज हमने यहाँ पे। तो एक बार तालियों से स्वागत करते हैं और सर को मैं आज का सेशन लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज महावीर जयंती के अवसर पर आ रही है ना, आज महावीर जयंती के अवसर पर जो इस कार्यक्रम में साइबर क्राइम के ऊपर चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया गया है, उसके लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी इससे पहले का जो सेशन हो रहा था और मैं वहाँ पे 15-20 मिनट मैंने भी सुना और उसी से जुड़ के मैं भी अपना सेशन चालू करना चाहता हूँ। और मैडम जब बता रही थी तो मैडम ने बताया कि जो यंग महिलाएं हैं उनको अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है ये उनके हाथ में है, और कोई भी गलत जीवन साथी नहीं चुनना है या फिर किसी भी गलत रास्ते पे नहीं चलना है, उसके लिए पूरी तरीके से सतर्क रहना है। लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हो कि कोई आपको ब्लैकमेल करने लग जाए और न चाहते हुए भी आपको गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करे, तो ये अगर किसी के साथ में होता है तो उसको कैसे बचना है और कैसे इस प्रकार की चीज़ें हमारे समाज में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। इसकी शुरुआत में करते हुए एक बताता हूँ कि एक महिला थी जो कि कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी, दूसरे शहर से नागपुर में आई, छोटे शहर से आई, और उसके मोबाइल में उसकी कुछ फोटोग्राफ थी जो सेंसिटिव फोटोग्राफ थी। वो केवल उसने अपने मोबाइल में उसका जो फोटोग्राफ का जो एल्बम रहता है, फोटो का जो एल्बम रहता है, उसके अंदर वो सेव थी, उसके मोबाइल से ही फोटो निकाली हुई थी। एक दिन उसे उसके सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया और मैसेज में जो भेजने वाला था वो अकाउंट एज अ फेक अकाउंट जैसा था, एक अननोन नाम से आया और उस अननोन नाम से उसको वो सारी फोटोग्राफ्स आ गई जो उसके मोबाइल में सेव थी। और उसके बाद वो जो सामने से जिसने उसको फोटोग्राफ भेजी उसने उसको कहा कि उसने उससे एक पैसे की डिमांड की, 5 लाख रुपए की डिमांड की। और वो जो महिला थी, जो फोटोग्राफ थी, उसके घर वालों को नहीं पता थी, वो अपने घर वालों को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो घर वालों से पैसे के लिए कि भाई पैसे दे के वो फोटोग्राफ डिलीट हो जाए ये बात भी नहीं बता पाई। और परेशान होने की वजह से जो ब्लैकमेलर था उसकी बातों में आने लगी। बाद में जब उसने पुलिस को बताया, फिर पुलिस ने उसका क्या कहते हैं वो आइडेंटिफाई किया कि किसने फोटोग्राफ्स उसको भेजी हैं और कैसे वो फोटोग्राफ लीक हुई। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो साइबर क्राइम है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक महिला जिसके मोबाइल में वो फोटोग्राफ थी जो उसके मोबाइल से ली गई थी, वो एक अनजान आदमी के पास चली गई जिस इंसान को वो जानती भी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? ये इसलिए पॉसिबल हुई, उस महिला ने एक वेबसाइट पर अपनी कुछ फोटोग्राफ्स अपलोड की। साइबर के मामले में इतनी अवेयर नहीं थी और
जैसे अलग अलग जगह से ईमेल आते रहते हैं और अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने के लिए वो ईमेल आते हैं। एक ईमेल के चक्कर में वो पड़ गई और उस ईमेल में कहा गया कि ये आपकी फ़ोटोग्राफ, दूसरी कुछ फ़ोटोग्राफ, ये वाली फ़ोटोग्राफ नहीं, एक दूसरी कुछ फ़ोटोग्राफ आप अपलोड करें। अपलोड करने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके वो डाउनलोड हो जाएगी। मतलब बेसिकली उसने एक वेबसाइट पे गई, वेबसाइट पे उसमें जाने के बाद अपनी फ़ोटो अपलोड की और फ़ोटो अपलोड करने के बाद वो वेबसाइट ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो फ़ोटो में कुछ एडिटिंग करके, जिसके जनरली कुछ मनी लगता है, जिसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर लगते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसने उसको एडिट करके वो फ़ोटोग्राफ उसको भेजी। फिर उसने वो फ़ोटोग्राफ डाउनलोड की। जब उसने वो फ़ोटोग्राफ अपने मोबाइल में डाउनलोड की तो फ़ोटोग्राफ के साथ में एक टूल अटैच हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ट्रोजन बोलते हैं, वायरस है, ट्रोजन है। और वो ट्रोजन जैसे ही उसके मोबाइल में डाउनलोड हुआ तो मोबाइल का जो एक्सेस था वो सामने वाले के पास में चला गया। अब इस ट्रोजन से वो उसका जो मोबाइल था वो मोबाइल का सारा डेटा एक्सेस कर सकता था, फ़ोन रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकता था। उसके घर वाले, उसके माताजी, पिताजी, उसका भाई, उसका मोबाइल नंबर क्या क्या है, नाम क्या क्या है, वो उसने जान लिया। और उसके फ़ोटोग्राफ में जाके उसने वो सारी सेंसिटिव फ़ोटोग्राफ डाउनलोड कर ली। और फिर बाद में उसने उसको इस प्रकार से मैसेज भेजा कि भाई ये तुम्हारे भाई का नाम ये है, तुम्हारी माँ का नाम ये है, फादर का नाम ये है, उनका मोबाइल नंबर ये है, इन सबको मैं ये सारी फ़ोटोग्राफ भेज सकता हूँ। इससे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी सेंसिटिव फ़ोटोग्राफ है या और जो भी सेंसिटिव डेटा है जो हमें लगता है कि हमारे मोबाइल में सेव है, हमारे कंप्यूटर में सेव है, और अगर हम लोग इंटरनेट के ऊपर सही तरीके से अपना सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कोई भी डेटा हमारा लीक हो सकता है और किसी भी फ्रॉडस्टर या किसी भी क्रिमिनल के पास वो डेटा जा सकता है। और जैसे कि मैंने इस केस में बताया कि जो सामने वाला था वो फीमेल को जानता भी नहीं था, लेकिन इन फोटोग्राफ्स की मदद से उसके वो ब्लैकमेल कर पाया। ब्लैकमेल करने के बाद यहाँ पर तो जो महिला थी उसने हिम्मत करके पुलिस को कंप्लेंट की, बाद में वो आरोपी पकड़ा गया। लेकिन बहुत सारे केसेस में वो पुलिस को कंप्लेंट नहीं करते, घर वालों को नहीं बताते, क्योंकि उनकी जो प्राइवेसी है उनको लगता है कि ये मेरी प्राइवेसी यहाँ पर ख़राब ना हो, मेरे घर वालों तक बात ना पहुँचे, क्योंकि पुलिस को बताएंगे तो घर वालों को तो पता चलना ही है, तो घर वालों तक बात ना पहुँचे। और जैसे कि मेरे से पहले के सेशन में मैडम बता रही थी, वो महिलाएं ऐसे माया जाल में फंस जाती हैं और गलत रास्ते पे चल जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस प्रकार से हाँ, जैसे कॉलेज में जाते हो, आजकल एक चलने लगा जिबली। जिबली कितने लोग यूज़ करते हैं? हाँ, कितने लोग यूज़ करने लगे जिबली को? अब देखो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ये भी बता दीजिए। नहीं, तो जैसे मैंने बताया वो वाले केस में जिबली तो यूज़ नहीं किया था, लेकिन फ़ोटोग्राफ को एडिट करके अपलोड किया, फिर एडिटेड को डाउनलोड किया। तो जिबली में भी वही चीज़ है, आप फ़ोटो को अपलोड करते हैं, फिर वो उसको चेंज करता है, फिर डाउनलोड करते हैं। अब इसमें अगर आपने किसी अननोन सोर्स से, जो कि जेन्युइन नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, और आपको ईमेल आया या व्हाट्सएप पे मैसेज आया या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज आया, उसको फॉलो करके अगर आपने उसमें अपलोड किया और फिर डाउनलोड किया, तो इस प्रकार का ट्रोजन उसमें अटैच हो सकता है। और इसमें एक और चीज़ है कि जब आप ऐसी किसी वेबसाइट पे जाते हैं जो कि डाउटफुल है, या फिर ऐसे किसी फोटोग्राफ को या लिंक को डाउनलोड करते हैं जो कि डाउटफुल है, तो आपका मोबाइल आपको हमेशा अलर्ट मैसेज देता है, और वहाँ पे अलर्ट मैसेज में लिखता है कि ये डाउटफुल लिंक है, इस पर आप क्लिक ना करें। यह वेबसाइट में लिखता है कि ये डाउटफुल वेबसाइट है, इसमें आप क्लिक ना करें। लेकिन बहुत बार जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें
क्योंकि वो फ्री होता है या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए लोग उसको जो अलर्ट मैसेज होता है उसको इग्नोर कर देते हैं और उनको लगता है कि ये हमने एक्सप्लोर करना चाहिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से या फिर जो फैसिलिटी वो लेना चाहते हैं वो वहाँ पे इजीली मिल रही है, इसलिए उनके वो जाल में फंस जाते हैं। एक और इस प्रकार का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैसूर जो शहर है बेंगलोर के पास में, वहाँ पर 2016 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद जब उसमें वहाँ पे तहकीकात हुई तो उसमें पता चला कि फेसबुक के कुछ अकाउंट बने थे बेस मूवमेंट, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बेस मूवमेंट उन्होंने उसमें नाम दिया। और वो फेसबुक बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन लगता है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए मोबाइल फ़ोन लगता है, तो मोबाइल फ़ोन के लिए सिम कार्ड खरीदने के लिए उन्होंने कुछ आधार कार्ड फेक बनाए और वो आधार कार्ड की मदद से उन्होंने फेसबुक अकाउंट बनाया। फेसबुक अकाउंट के माध्यम से जो भी समाज में जो युवा वर्ग के लोग थे जिनको कोई काम नहीं था और दूसरा उनका जो दिमाग है थोड़ा सा रेडिकलाइज हो गया था। रेडिकलाइज मतलब कि जो लोग एक तो पहले बेरोजगार रहते हैं और उनको जो अपने मन में उनके देश के विरोध भावनाएं बनने लगती हैं, उनको लगता है कि मैं देश में मैंने जन्म लिया है इसलिए मैं आज बेरोजगार हूँ, या फिर ये जो देश का जो प्रशासन है या देश का जो सरकार है वो मेरे विरुद्ध है, तो रेडिकलाइज होते हैं। ऐसा इन्होंने बेस मूवमेंट करके एक संस्था बनाई और समाज में ऐसे जो रेडिकलाइज लोग थे, रेडिकलाइज वर्ग के लोग थे, उनको ऑनलाइन ही उन्होंने रिक्रूट कर लिया और फिर उसमें उनको ये अकाउंट से ये जो फेक आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिए गए थे वो उनको दे दिए। जब ब्लास्ट हुआ तो जब जानकारी निकाली गई तो ये जो आधार कार्ड थे ये किसी और के नाम पे थे और जब जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सबसे पहले जो लोगों के नाम पे आधार कार्ड थे उन तक पुलिस पहुंच गई और उन लोगों को सबसे पहले पकड़ा गया जिनको इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आधार कार्ड है, हमारा जो पैन कार्ड है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका भी मिसयूज हो सकता है। एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की वेबसाइट है, उसका मैं एग्जैक्टली अभी मेरे पास नाम नहीं है, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो आपको बताती है कि हमारे आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड अभी अवेलेबल है टेलीकॉम कंपनी के पास, और कभी आप अपना आधार कार्ड उसमें डालेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि उसमें 7 से 8 सिम कार्ड आपके नाम पे आपको मिल जाएंगे। तो उसमें ज़रूरी है कि आप उसमें सर्च करें और जितने भी सिम कार्ड आपने नहीं लिए हैं वो वहाँ पे जाके आप डिलीट करवा दें। आप जब वहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये सिम कार्ड मैंने परचेज नहीं किया है तो वो वहाँ पे डिलीट कर देगा। तो ये आधार कार्ड कैसे मिसयूज होता है, तो अगर आप गूगल सर्च पे जाएंगे, इमेजेस के सर्च पे जाएंगे और वहाँ पर आधार कार्ड लिखते हैं तो ओरिजिनल आधार कार्ड वहाँ पे मिल जाते हैं अलग अलग लोगों के, और उसको लोग डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसका कलर प्रिंट निकाल के उसको लेमिनेट करके उसको यूज़ करते हैं। और ये कैसे होता है, ये सिंपल चीज़ है, जब भी हम लोग हमारा जो डॉक्यूमेंट है अपनी सुविधा के लिए हम लोग उसको गूगल ड्राइव पे रखते हैं या किसी और ड्राइव पे हम लोग अपलोड करते हैं या ईमेल में हम लोग एक दूसरे को भेजते हैं, तो वो डेटा जो है वो सर्वर में, गूगल के सर्वर में सेव हो जाता है। इसके साथ साथ में जब भी हम लोग किसी होटल में जाते हैं या किसी हम लोग फ्लाइट बुकिंग करते हैं, ट्रेन बुकिंग करते हैं और लोगों के साथ अपना आधार कार्ड शेयर करते हैं, ओरिजिनल आधार कार्ड, और वो उसको स्कैन करके जब अपने डेटाबेस में डालता है तो वो इंटरनेट पर चला जाता है, वो सेव हो जाता है और जब कोई सर्च करता है तो उसको वहाँ पे वो मिल जाता है। इसके लिए और इस प्रकार से जैसे मैंने बताया कि हर किसी के आधार कार्ड पर अलग अलग लोग मोबाइल नंबर ले लेते हैं। बहुत सारे जो क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, जहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि कोई फ़ोन करता है, फ़ोन कर कर किसी ना किसी तरीके से सामने वाले को ठगने का प्रयत्न करता है, और फिर जब वो कंप्लेंट करने जाता है और जब पता लगाया जाता है कि ये किस नंबर से फ़ोन आया था, उस नंबर की जब आइडेंटिटी निकालते हैं और उस नंबर जिस आदमी के नाम पे या फीमेल के नाम पे रजिस्टर्ड है उस आदमी तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये एक्चुअली में ये मोबाइल नंबर ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दूसरी बात, उसको मालूम भी नहीं है कि कौन उसके नाम से मोबाइल नंबर लिया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जब भी अपना आधार कार्ड
शेयर करते हैं, कहीं पर सेव करके रखते हैं, तो उसको अटेस्टेड साइन करके, उसका प्रिंट आउट निकाल के, उसको साइन करके ही वहाँ पे रखें, ताकि वो मिसयूज ना हो सके। अगर आप उसका ओरिजिनल कॉपी को शेयर करते हैं, लोगों को देते हैं, होटल्स में सबमिट करते हैं, तो वो डेटाबेस में अपलोड हो जाएगा और किसी भी दिन कोई उसको मिसयूज कर सकता है। और आपका आधार कार्ड कितनी बार मिसयूज हुआ है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की अगर आप वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे डालेंगे, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और इसी प्रकार से आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, आपके अलग अलग जो पोर्टल्स हैं, जैसे कि आपका जीमेल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो भी बहुत इजीली लीक हो जाता है। यहाँ पर अगर वो प्रेजेंटेशन देने का एक ये रहता तो मैं आपको दिखाता कि एक जो इंटरनेट रहता है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला रहता है सरफेस वेब, जो कि हम लोग सब लोग उसको एक्सेस करते हैं, जहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म रहते हैं, सर्च इंजन रहते हैं, गूगल और इस प्रकार के सर्च इंजन, वो सरफेस वेब में आता है। फिर उसके नीचे आता है डीप वेब, जहाँ पर हमारे पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट रहती हैं, जैसे किसी संस्था की वेबसाइट है जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ही लॉगिन हो पाएगा, जहाँ पर एग्ज़ाम के पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब रहते हैं। और उसके नीचे आता है डार्क वेब, जहाँ पर केवल जो टनलिंग सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से ही जाया जा सकता है, जैसे कि टॉर और वीपीएन। अब जो भी हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड लीक होता है, जैसे बहुत सारे हैकर्स हैं उसको लीक करते हैं, तो वो डार्क वेब पे डाल देते हैं। और डार्क वेब में डालने के बाद वो जो यूज़र नेम पासवर्ड है, मान लीजिए कि जीमेल का या फेसबुक का आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है, ऐसे बहुत सारे लोगों का उन्होंने लीक कर दिया। और लीक करने के बाद वो डार्क वेब में डालने के बाद ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो गूगल सर्च इंजन में भी उसको डाल देती है या सरफेस वेब में भी डाल देती है। और बहुत ही सिंपल तरीके से अगर कुछ कोड लगाकर हम लोग वहाँ पर लिखें, जैसे कि अगर मैं facebook.com का पासवर्ड निकालना चाहता हूँ ऐसे लोगों का जिन्होंने जिनका ईमेल एड्रेस याहू का था और याहू के ईमेल एड्रेस की मदद से उन्होंने फेसबुक का लॉगिन बनाया और उसका यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, अगर मैं वहाँ पे लिखता हूँ तो वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, जिनका भी लीक हुआ है सबके नाम के साथ में यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और उस डॉक्यूमेंट में जाने के बाद अगर मैंने सर्च किया और किसी का नाम डाला तो उसके नाम से भी उसके ईमेल एड्रेस डाला तो वो उसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है वो अवेलेबल वहाँ पे हो जाता है। इसलिए एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि डेटा सिक्योरिटी इज़ अ मिथ। अगर हमको लगता है कि हमारा जो डेटा है या हमारा जो क्रेडेंशियल्स है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, हमारा डेबिट कार्ड का जो CVV नंबर है या फिर हमारा जो पिन कोड है या फिर जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है, ये अगर हम लोग को लगता है कि ये सेफ रहेगा तो ऐसा नहीं रहता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये हमेशा लीक होता रहता है, कंटिन्यूसली लीक होता रहता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसको हम लोग हर 15 दिन में चेंज करें। क्योंकि जैसे हम उसको हर 15 दिन में चेंज करेंगे तो वो अगर लीक भी हुआ होगा तो 15 दिन बाद वाला वो दोबारा से लीक होगा, तभी मिसयूज़ हो पाएगा। और ऐसे बहुत सारे हैकर्स हैं जिसको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है, वो बस इंजॉयमेंट के लिए हर चीज़ का डेटा लीक करते रहते हैं और लीक करने के बाद वो डार्क वेब में शेयर कर देते हैं। और डार्क वेब में जाने के बाद जिसको उसका नुकसान करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी पर्सन का नुकसान करना है, उसका मैं बैंक अकाउंट से पैसे निकालना चाहता हूँ, तो मैं उसमें क्या करूँगा कि मैं डार्क वेब में जाऊँगा, जो पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड लीक हुए हैं उनको डाउनलोड करूँगा और फिर उसमें सर्च करूँगा कि इस पर्सन का उसमें नाम है कि नहीं, या फिर कोई वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद बोलेगा इस पर्सन का मुझे यूज़र नेम पासवर्ड आप लीक करके डिटेल लीक करके दे दो। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग हर 15 दिन में उसको चेंज करें, और अगर हम लोग हर 15 दिन में चेंज करेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि हमारा कभी भी वो पासवर्ड मिसयूज़ नहीं हो पाएगा। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा नेशनल पुलिस एकेडमी है, नेशनल पुलिस एकेडमी के सर्वर के अलग अलग ईमेल बनाए गए जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, सेंसिटिव ईमेल शेयर हो रहे हैं, उससे रिलेटेड उन पोर्टल्स के ऊपर
लोग सर्च करते हैं तो वो पोर्टल्स के अंदर, उस पोर्टल के ऊपर से जितने भी ईमेल बनाए गए हैं उनके ईमेल का एक्सेस सबको मिल जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि हमारा जो डेटा है वो हम लोग कैसे सुरक्षित रखना है। इसमें यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हम लोग को ईमेल्स रेगुलरली आते हैं वो ईमेल में कौन से ईमेल पे हमको क्लिक करना है। जो मैसेजेस हम लोग को अलग अलग एसएमएस से आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं या फिर फेसबुक या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो उनको हमको किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब इसमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार ऐसा केस भी होता है कि सामने से जो मैसेज भेज रहा है वो हमको देखने में लगता है कि वो हमारे जान पहचान का है। जैसे कि एक केस में एक लड़की है, उसको एक नए नंबर से मैसेज आया, व्हाट्सएप से मैसेज आया, और उस मैसेज में उसने ऐसा दिखाया कि वो उसके पिताजी हैं और उसने बोला कि ये मेरा नया नंबर है। नाम में उसने फ़ोटो में उसके अपने पिताजी की फ़ोटो लगाई और उसने उसकी लड़की को बोला कि भाई मैं एक मीटिंग में बिज़ी हूँ और मुझे तुम इमीडिएटली कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दो। और उसने उसी नंबर पे मैसेज किया कि भाई मैं आपको कॉल करके देखूं क्या, तो उसने बोला कि मैं मीटिंग में बिजी हूं, अभी कॉल मत करो। तो उस लड़की को लगा कि ये मेरे पिताजी का ही नंबर होगा, उसने वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन इसमें और भी आगे जाके आप बोलेंगे कि वो दूसरे नंबर से मैसेज आया तो फिर उसने ये क्यों माना कि उसके पिताजी का ही नंबर है। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि उसके पिताजी के नंबर से ही मैसेज आया या फिर पिताजी के ईमेल से ही उसको ईमेल आ गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजी की मदद से उसी ईमेल एड्रेस से ईमेल चला जाता है या फिर उसी मोबाइल नंबर से एसएमएस चला जाता है। इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब भी इंटरनेट पे कोई मैसेज आ रहा है या फिर मोबाइल फ़ोन से कोई फ़ोन आ रहा है तो हमको ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल ये अपनाने की बहुत ज़रूरत है। इसके अंदर अगर इंटरनेट पे, साइबर स्पेस पे आपको कोई भी मैसेज आ रहा है तो सबसे पहले आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, उस पर डाउट करना है कि ये सामने से अगर कोई मेरे से पैसे डिमांड कर रहा है, ये हो सकता है कि ये दिखने में मेरा वो रिलेटिव ही लग रहा हो, लेकिन आपको उसमें डाउट करना है। और डाउट करने का मतलब कि जो वो ओरिजिनल आदमी है उसको आप फ़ोन कॉल करें उसके ओरिजिनल नंबर पे और उस नंबर पे फ़ोन कॉल करने के बाद उससे कंफर्म करें, क्योंकि वो उसके नंबर से कोई मैसेज तो कर सकता है या उसके ईमेल से कोई आपको ईमेल कर सकता है, उसके फेसबुक अकाउंट से आपको मैसेज कर सकता है, लेकिन आप जब उसके ओरिजिनल नंबर पे कॉल या मैसेज करेंगे तो वो जो पहले जो ओरिजिनल आदमी वही फ़ोन उठाएगा, उसका फ्रॉडस्टर नहीं उठाएगा। और इसके अलावा ये जो है लड़कियों को कैसे ट्रैप करते हैं गलत तरीके से, ये थोड़ा सा जानकारी दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आजकल कुछ इस प्रकार के वीडियोज आ जाते हैं, फिर वो वीडियो कॉल उठा लेते हैं, फिर इस प्रकार से वो वीडियो कॉल करने के लिए कहते हैं, फिर उनकी फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं। जी बताता हूँ, इसके बाद वो बताता हूँ। तो आपको ओरिजिनल आदमी को कॉल करना है और फिर उससे कंफर्म करना है, क्योंकि सामने से जो फ्रॉडस्टर कॉल कर रहा है वो आपके ही रिलेटिव के नंबर से फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकता है, लेकिन जब आप ओरिजिनल आदमी को कॉल करेंगे तो ओरिजिनल आदमी ही वो फ़ोन उठाएगा। अब जैसे गुरुजी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट का केस के बारे में बता रहे थे, एक केस के बारे में आपको बताता हूँ कि एक महिला है जो एक मिहान में एक कंपनी में एचआर मैनेजर की तरह काम कर रही। उसका 2 दिन का ऑफ था, घर पे बैठी थी। महिलाएं कि लड़कियां ही होंगी? ये महिला, आप महिला बोल रहे तो ये समझ रहे हैं बहुत ओल्ड लेडी की बात कर रहे हैं। नहीं यंग आप तो बोला गर्ल्स है, यंग मतलब कॉलेज वाले स्टूडेंट। हाँ, तो इनको अपने है कि हम हमारे जैसे चल रहा है। 23 ईयर्स ओल्ड यंग लड़की। तो उसके उस समय पर घर पे अकेली थी और उसको एक मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद उसको फिर एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल पे वो बोलते हैं कि आपका एक पार्सल है जो आपने मंगाया है वो कस्टम्स में अटक गया है। कस्टम्स में अटकने के बाद
फिर वो उसको लगता है कि भाई कौन सा पार्सल मंगाया है, फिर ये बोलते हैं कि हम आपका जो फ़ोन है उसको हम लोग कस्टम डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर कस्टम डिपार्टमेंट से एक आदमी उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि भाई आपका जो पार्सल आने वाला था वो कस्टम में अटका है और उस पार्सल में हम लोग को कुछ ड्रग्स दिख रहे हैं। तो फिर ये घबरा जाती है। फिर इसके बाद वो बोलता है हम आपका जो फ़ोन कॉल है वो हम लोग मुंबई में अंधेरी पुलिस को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर अंधेरी पुलिस से उसको फ़ोन आता है कि भाई हमको ऐसी जानकारी मिली है कि आपने एक पार्सल ऑर्डर किया था, उस पार्सल में कुछ ड्रग्स मिले हैं, इसके लिए आप एक वीडियो कॉल करें। उसने एक स्काइप आईडी दिया, बोले स्काइप आईडी को आप अपने स्काइप डाउनलोड करें, ये आईडी को सर्च करें, सर्च करने के बाद कनेक्ट करें। तो वो स्काइप डाउनलोड करती है, डाउनलोड करने के बाद उस आईडी को डालती है और फिर उस आईडी से वो कनेक्ट करती है। उस आईडी में लिखा रहता है मुंबई पुलिस अंधेरी ब्रांच, इस तरीके से बनाते हैं वो, जबकि ऐसा कोई आईडी होता नहीं है। फिर वो उसमें कनेक्ट करती है, सामने से उसको एक पुलिस वाला दिखता है वो यूनिफॉर्म पहन के, और फिर वो उससे बातचीत चालू कर देता है। वो बोलता है कि ऐसा ऐसा आपने ऑर्डर किया था, ऑर्डर करने के बाद ये वहाँ पे ड्रग्स मिला है। उसने फिर उससे पूछा कि आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, तो उसने बताया कि मेरे 4 बैंक अकाउंट है। उसने कहा कि उसमें कितना कितना अभी मनी डिपॉजिट है उसका आप जानकारी दें। उसने वो पूरी जानकारी वहाँ पे उसको दी और फिर उसके अकाउंट में, एक अकाउंट में 4 लाख रुपए, एक अकाउंट में 2 लाख रुपए, एक अकाउंट में 3 लाख रुपए, ऐसे कुछ थे। फिर उसने बोला कि आपका जो ये मनी है ये मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गया है, इसलिए ये सारा मनी आप मैं आपको अकाउंट नंबर देता हूँ, उसमें आप ट्रांसफ़र करो। और उसमें वो ट्रांसफ़र करने के बाद वो बोलता है कि ये मनी आरबीआई वेरीफाई करेगी और फिर आपको वापस भेज देगी। फिर उसने ये कुल मिला के 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और ऐसे 4 लाख, कुछ अराउंड 12 लाख रुपए उसको ट्रांसफ़र कर दिए। बाद में वो फ्रॉडस्टर ने बोला कि आपका ये जो ड्रग्स उसमें पकड़ा गया है उसको भी छुड़वाने के लिए आपको कुछ मनी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि मेरे पास जितना भी मनी था वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिर वो फ्रॉडस्टर उसको बोलते हैं कि आप लोन भी ले सकते हैं। तो वो उसको डायरेक्ट करता है कि आईसीआईसीआई बैंक का आप ऐप डाउनलोड करो। ये ऐप डाउनलोड करती है, ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको बोलते हैं कि आप लोन के लिए अप्लाई करो। और क्योंकि वो एक कंपनी में काम कर रही है, एचआर की पोस्ट पे काम कर रही है, तो 90 लाख रुपए का वो लोन उसको इंस्टेंटेनियसली आईसीआईसीआई बैंक दे देता है। फिर वो 90 लाख रुपए भी वो सामने वाले को ट्रांसफ़र कर देती है। इसके बाद ये पूरा सिलसिला टोटल मिला के 12 घंटे चलता है और 12 घंटे में वो उसको इस तरीके से इन्वॉल्व करता है फ़ोन कॉल में कि वो ना तो अपने घर वालों को फ़ोन करती है, ना किसी पुलिस को फ़ोन करती है और कंटिन्यूसली उसकी बातों में आती जाती रहती है। बाद में जब उसको रात में उसके घर वाले वापस आते हैं, वो उनको ये बताती है कि भाई इस प्रकार से 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तब उसको जाके समझ में आता है कि उसके साथ में फ्रॉड हुआ है। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि जब उसको बोला कि भाई आपका एक पार्सल है वो अटक गया है, तो फिर उसने सोचना चाहिए मैंने तो कुछ पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया है, तो इतना सारा वो कहाँ बात कर रही थी। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो डेटा है वो लीक होता रहता है, लेकिन उसका मिसयूज़ कब करना है वो डिपेंड होता है। हो सकता है कोई मिसयूज़ ना करे। इसी प्रकार से ये डेटा लीक हो रहा था कि ये बहुत बार बाहर के देशों से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करती है और इससे पहले भी इसका जो सामान है कस्टम में रुक चुका है और इसका जो सर्च हिस्ट्री था इंटरनेट का और कौन सी वेबसाइट पे जा रही है वो सब चीज़ें लीक हो चुकी थी। उससे पता चला था कि ये इस प्रकार के पार्सल ऑर्डर करती रहती है। दूसरी बात, ये भी सर्च हिस्ट्री में पता चल गया था कि ये किस प्रकार का गूगल सर्च करती है और क्या क्या देखती है। उसमें कहीं ऐसे लिंक भी थे जिसमें ये केवल अपनी जानकारी के लिए या थोड़ा सा क्यूरियोसिटी मन में रहती है, कुछ जानना रहता है कि ये ड्रग्स वगैरह कहाँ मिलते हैं, इसने सर्च किया हुआ था। तो उसके मन में वो डर था कि जब इसको सामने वाले ने बोला इसी का डेटा स्टडी करके कि भाई ये मेरा कस्टम में तुम्हारा सामान अटका है, तो इसको पता था कि भाई कुछ ना कुछ अटका हो सकता है और इसको ये भी पता था कि इसने इस प्रकार की वेबसाइट लॉगिन की है और वो मैं किसी न किसी केस में फंस सकती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई किसी को टारगेट करता है या उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो पहले से उसका स्टडी कर लेता है, उसका क्या सर्च हिस्ट्री ये है। केस हुआ है वो ऑर्डर देने का, लेकिन जो बच्चे हैं वो दूसरे प्रकार की वेबसाइट सर्च करते हैं।
तो वो कैसे ट्रैप कर लेंगे इनको? नहीं, दूसरी प्रकार की वेबसाइट ही वो सर्च कर रही थी, जो ड्रग्स जहाँ से मिलते हैं वो तो वेबसाइट। ड्रग्स वाली अलग हो गई सेपरेट। अब कुछ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो ड्रग्स वाली भी नहीं सर्च करते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट सर्च करते हैं? जैसे आप तो जानती हैं किस टाइप की वेबसाइट सर्च जिस करते भी हैं। प्रकार की वेबसाइट आप सर्च करते हैं, जो आपका सर्च हिस्ट्री है, वो मैं बता रहा हूँ कि वो लीक हो जाता है। अगर आपको उसमें लग रहा है कि वो सेफ है, आपके पेरेंट्स को तो नहीं पता रहेगा, लेकिन बाकी लोगों को पता चल जाता है, और उसका मिसयूज करके वो फोन कॉल तो मैसेज आना चालू हो जैसे जाते कोई हैं। मूवीज की वेबसाइट सर्च करते रहते हैं, वल्गर मूवीज की वेबसाइट सर्च मूवीज करते की रहे हैं। वेबसाइट हो गई या वल्गर मूवीज की वेबसाइट हो गई या इस प्रकार की जो भी वेबसाइट्स है, जहाँ पर भी हम लोग सर्च करते हैं वो लीक जरूर होती है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, आप जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं उसको तो मालूम है ना कि आपने उसकी वेबसाइट सर्च की है, या कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उसको तो मालूम है ना, तो वो डेटा तो वो जा ही रहा है उसके पास में, और वो जिसने वो सर्च किया है वो पूरा लॉग बन के वो डार्क वेब पे शेयर हो जाता है, और कोई अगर आपको टारगेट करना चाहता है तो उसने वो लॉग डाउनलोड करना है और आपका नाम सर्च करना है, उससे उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने किसी ऐप में अपना अकाउंट बनाया, आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन में इस ऐप में मैंने अपना अकाउंट बनाया, ये किसी को जानकारी नहीं है, हाँ आपके पेरेंट्स को नहीं रहेगी, फ्रेंड्स को नहीं रहेगी, लेकिन वहाँ पर वो अवेलेबल है, आपका नाम उसमें टाइप करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो अकाउंट आपका उसमें है कि नहीं, या फिर जो वेबसाइट आपने बनाई है उसका अकाउंट वहाँ पर है कि नहीं। तो उसी प्रकार से इस केस में भी ये फीमेल रेगुलरली कुछ ऑर्डर करती है, ये जानकारी उसको थी, और ऐसी वेबसाइट पे भी गई, ये भी जानकारी थी, इसलिए उसने उससे फ़ोन पे वही बात की, और उसके मन में जो डर था, उस डर की वजह से वो 12 घंटे कंटिन्यूस उससे बात करती रही। अब जैसे कि ये वैसी ही बात हो गई कि मान लीजिए आप कार खरीदना चाहते हैं। नहीं, जैसे कोई डेटिंग ऐप में अपना अकाउंट बना ले सपोज, हाँ, तो उसका क्या ड्रॉबैक होता है? तो डेटिंग ऐप में अपना अकाउंट बनाएंगे अगर, कितने लोगों के डेटिंग ऐप में अकाउंट है? हाँ, तो उसका क्या ड्रॉबैक होता है, थोड़ा बता दीजिए। देखिए डेटिंग ऐप में तो सबसे पहले जो सामने वाला जो आपको मिल रहा है वो पूरा सब झूठ बोलता है, ये फ्रॉड रहता है। वो आपको बोलेगा कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, उसकी 10,000 रुपये हो सकती है, वो कोई दूसरी कम्युनिटी का होगा, कुछ और कम्युनिटी बता देगा, अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देगा, एज के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देगा, फोटोग्राफ गलत डाल देगा, और बाद में जब आपको पता चलेगा कि आपके साथ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपके साथ चीटिंग हो गई है, तो वो किसी ना किसी चीज़ पे आपको ब्लैकमेल कर देगा। जैसे मैंने बताया कि सेंसिटिव फोटोग्राफ, अब डेटिंग ऐप में कोई आपसे चैटिंग कर रहा है, कुछ आपको लिंक शेयर कर देगा, आपको पहले तो अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने सब गलत सलत बताया है, एक कम्युनिटी का होगा, दूसरी कम्युनिटी बता देगा, आप ही कम्युनिटी बता देगा, होगा नहीं, या फिर एज ग्रुप दूसरा होगा, मैरिड होगा, अनमैरिड बताएगा, और फिर लिंक शेयर करेगा, फोटोग्राफ शेयर करके आपका पूरा एक्सेस ले लेगा मोबाइल का। फिर आपको जब पता चल जाएगा कि नहीं ये तो मेरे को झूठ बोल रहा था, लेकिन तब तक कि आपका जो सेंसिटिव फोटोग्राफ है उसके बाद जा चुका है, अब वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर जा चुका है, अब वो ब्लैकमेल कर सकता है। फिर ब्लैकमेल करने के बाद फिर वो विक्टिम मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो पहले तो जस्ट ऐसे ही क्यूरियोसिटी में ऐप डाउनलोड किया था, ऐसे ही किसी से बात कर रहा था, लेकिन बात करते करते अब बात ऐसी हो गई कि अब ब्लैकमेलिंग की बात चालू हो गई। तो ये डेटिंग ऐप तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और जो भी लोग डेटिंग ऐप से किसी को ढूंढते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, अपने जीवन में सफ़र करते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा कितने लोगों के गलत ही दिशा पे जाता है। डेटिंग ऐप में अकाउंट है? नहीं, मैं बता दूं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम भी एक तरीके से डेटिंग ऐप ही है। तो अच्छा, इंस्टाग्राम भी डेटिंग ऐप ही है? यही बोल रहे हैं डीसीपी साहब, बोल रहे हैं? कैसे वो डेटिंग ऐप हो जाता है, बता दीजिए थोड़ा सा। इंस्टाग्राम और फेसबुक सबको मालूम है ना कैसे हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि जब आप ऐसा कोई ऐप डाउनलोड भी कर रहे हैं या फिर किसी से इस तरीके से बातें भी कर रहे हैं, तो भी आपने केयरफुल रहना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट लोग हैं, सामने से जो बोल रहा है उसको डाउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 90-95% वो गलत जानकारी दे रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा।
और जैसे ही गुरुजी ने बताया कि डेटिंग ऐप या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे किसी अननोन आदमी से बात करने के जो सक्सेस रेट है वो 5% से भी कम है। 95% केसेस में वो गलत जगह ही फंस जाता है और अपना आने वाला जीवन जितना ज़्यादा फंसता जाएगा उतना ज़्यादा उसका सफ़र होता है और आने वाला जीवन उसका ख़राब होता है। तो इसलिए ये वाले ऐप से बचना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हम लोग वन टाइम पासवर्ड होता है, बहुत सारा जो भी हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं वो वन टाइम पासवर्ड हमारा मांगता है। आधार कार्ड कहीं पे डालते हैं वन टाइम पासवर्ड मांगता है। तो ये वन टाइम पासवर्ड भी कभी कभी लीक हो जाता है। तो कैसे लीक हो जाता है, उसके कुछ तरीके रहते हैं। पहला तरीका रहता है कॉल मर्जिंग का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इन लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोगों के जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसके बाद आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये मैं बस 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। तो कॉल मर्जिंग का जो है, कॉल मर्जिंग में क्या होता है कि एक आदमी किसी को, विक्टिम को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद वो उसके ही एक दोस्त का नाम बताता है, जैसे कि नरेश। वो बोलेगा कि मैं नरेश का दोस्त हूँ, उसने मुझे तुमसे बात करने के लिए बोला। तो उसको पता होता है कि नरेश मेरा दोस्त है, हो सकता है किसी ने बोला हो। फिर वो बोलेगा कि नरेश का ही फ़ोन आ रहा है तुम्हारे फ़ोन पे, तुम उसको कनेक्ट कर दो, कॉल मर्ज कर दो। तो ये फ़ोन को मर्ज कर देता है। तो उसी समय पे क्या होता है कि इसके जो मोबाइल पे जो वन टाइम पासवर्ड आता है वो सामने वाले के पास चला जाता है। तो ये कैसे होता है? इसमें वो पहले तो फ्रॉडस्टर होता है, वो बोलता है कि नरेश को तुम जानते हो, नरेश की मैटर पे फ़ोन लगाता है। फिर उसके बैंकिंग में जाता है, उसके बैंकिंग में जाके जब मनी ट्रांसफ़र करता है, मनी ट्रांसफ़र करने का वन टाइम पासवर्ड मांगते हैं। तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। वन टाइम पासवर्ड एसएमएस से भी आ सकता है, फ़ोन कॉल से भी आ सकता है। तो वो फ़ोन कॉल वाले पे क्लिक करता है और वो फ़ोन कॉल जब उसको जा रहा होता है तो बोलता है कि नरेश का फ़ोन है, तुम उसको कनेक्ट कर दो। और वो जल्दीबाजी में ये नहीं देखता कि सामने से किसका फ़ोन आ रहा है, वो कनेक्ट करता है और कनेक्ट करने के बाद वो जो कॉल मर्ज हो जाता है उसमें वो वन टाइम पासवर्ड बता रहा होता है। तो ये वन टाइम पासवर्ड ये सुन लेता है और फिर उसको डाल के मनी ट्रांसफ़र कर लेता है। तो इस प्रकार से वन टाइम पासवर्ड लीक हो जाता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जो ट्रोजन है वो किसी फ़ोटो में अटैच करके या किसी डॉक्यूमेंट में अटैच करके अगर मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है तो कॉल फॉरवर्ड होने लगते हैं या फिर एसएमएस जो आ रहे हैं वो फॉरवर्ड होने लगते हैं। तो उसके माध्यम से अगर आपका वन टाइम पासवर्ड चला जाता है। और दूसरा मैंने बताया कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का डिटेल है, बैंक का जो डिटेल है, वो डार्क वेब पे अगर जाते हैं तो वहाँ पर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड और बाकी जो कोड्स है वो वहाँ पर लीक हो जाता है। वहाँ से अगर वो यूज़र नेम पासवर्ड मिल गया और इस प्रकार का तरीके से अगर ओटीपी मिल गया तो बाकी यही चीज़ें लगती है मनी को ट्रांसफ़र करने में। उसी प्रकार से क्यूआर कोड बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि क्यूआर कोड हर जगह हम लोग को दिखता है और क्यूआर कोड को स्कैन करके हम लोग पेमेंट करते हैं। लेकिन इसी क्यूआर कोड से कोई लिंक डाउनलोड हो सकता है और जो डिवाइस है वो हैक हो सकती है। अगर उस क्यूआर कोड पे उसके पीछे क्या है वो हमको पता नहीं है, तो वो क्यूआर कोड की जगह अगर वो मैलिशियस लिंक हमने लगा दिया तो जो उसको स्कैन करेगा और उसका लिंक पे क्लिक करेगा उसके में वो ट्रोजन डाउनलोड हो जाएगा। एक बहुत ही फेमस केस में एक रेस्टोरेंट चल रहा था और रेस्टोरेंट में एक पार्टनर था। पार्टनर में झगड़ा हो गया तो पार्टनर को उसने हटा दिया और उसके जो कुछ भी मनी का ट्रांजैक्शन होगा सेटल नहीं किया तो वो निकल गया। फिर उसके मन में था कि भाई मैं रेस्टोरेंट को तो कैसे करके बर्बाद कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, वो भी डार्क वेब पे गया और उसने एक हैकर कंपनी को कनेक्ट किया जो कि बाहर की, विदेश की थी, रशिया की थी। उसने बोला कि मैं तुम्हें क्यूआर कोड देता हूँ, जो वो होटल में जो मेन्यू रहता है, मेन्यू को क्यूआर कोड से स्कैन करके देते थे, मेन्यू की बुक नहीं रखते थे। तो क्यूआर कोड की जगह तुम उस क्यूआर कोड की जगह ये मेरा वाला क्यूआर कोड लगा देना। तो उसने जाके वो क्यूआर कोड की जगह ये वाला क्यूआर कोड लगा दिया। मालिक को समझ में नहीं आया, क्यूआर कोड तो एक जैसे ही दिखते हैं। और फिर क्या होने लगा कि जो भी उस होटल में जाता था, मेन्यू को स्कैन करता था, उसका मोबाइल ही हैक हो जाता था। और बाद में जाके लोगों को पता चला कि ये होटल वाला कुछ तो गड़बड़ करता है और वो उसमें होटल में उन्होंने जाना बंद कर दिया, उस पर केस कर दिया। तो इस क्यूआर कोड को
जैसे कि उस होटल में हुआ कि जो भी उस मेन्यू को स्कैन कर रहा था उसका मोबाइल हैक हो जा रहा था और उसके जो इम्पोर्टेंट एसएमएस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो वहाँ पर सेंड हो जा रहे थे। इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम लोग भी किसी क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं तो अननोन क्यूआर कोड को ऐसे स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो आपने पहले उसको वेरीफाई करना चाहिए। अब ऐसे कोई वेबसाइट भी एक है जैसे कि mobiarmor.com है, मोबी आर्मर ऐप है। उसमें क्या रहता है कि अगर आप जो क्यूआर कोड को स्कैन करने वाले हैं उसका फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेके अपलोड कर दिया, तो वो आपको बता देगा कि ये क्यूआर कोड मैलिशियस है कि जीन्युइन है। तो वो अगर आप वेरीफाई करें तभी जाके आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करें, अदरवाइज ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपके जो OTPs है या जो SMS आ रहे हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। और उसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण चीज़ रहती है ई सिम, जो कि अभी मोबाइल्स में 1-2 साल से आने लगे हैं, 2 या 3 साल से। ई सिम में क्या होता है कि अगर आपका जो सिम है वो दूसरे किसी मोबाइल में डाउनलोड हो सकता है, तो अगर कोई पर्सन अगर आप दूसरे मोबाइल से आपका ई सिम डाउनलोड करता है और आपको जो कोड आ रहे हैं वो आपसे किसी न किसी तरीके से ले लेता है, जैसे कि मान लीजिए आपको कॉल करेगा, आपको बोलेगा कि आपका पार्सल आने वाला है, वो पार्सल के लिए कोड मुझे दे दो, वो कोड उसमें डालेगा तो आपका सिम कार्ड उसके सिम मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और आपका मोबाइल ब्लैंक हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका सिम कार्ड जब उसके सिम कार्ड में मोबाइल में डाउनलोड होगा तो आपका क्या कहते हैं जो भी बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस होंगे जो कि अलग अलग जगहों से लीक हुए होंगे, उसके सारे वन टाइम पासवर्ड वो सब उस मोबाइल में आने लगेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वन टाइम पासवर्ड जो हम सभी को लगता है कि सेफ़ है, वन टाइम पासवर्ड की वजह से हमारे सारे ट्रांजैक्शन सेफ रहेंगे, वो भी हैक हो सकता है और उसको भी बचाने के लिए हमें इन सब चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हर चीज़ से बचने के लिए, साइबर स्पेस में खुद को बचा के रखने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे साथ कभी भी साइबर क्राइम ना हो, उसके लिए बस एक सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है कि हम लोग साइबर स्पेस के ऊपर ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल पे काम करें। सामने हम इंटरनेट पर, साइबर स्पेस पर जिससे भी बातचीत कर रहे हैं या जो भी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं या जो भी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं उसमें हम लोग ट्रस्ट नहीं करें, डाउट करें, वेरीफाई करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। इंटरनेट पर हम लोग जिससे बातचीत कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, उससे उसको वेरीफाई करें, ट्रस्ट करें। ट्रस्ट ना करें, वेरीफाई करें। एक पहले के टाइम में आपको गुरुजी पता होगा, जब रिश्ते होते थे तो वो घर वाले भेज देते थे आजू बाजू में पूछने के लिए कि ये इंसान कैसा है, सही है कि नहीं है। लेकिन आज के टाइम में वो तो पहले फिर भी जान पहचान होती थी, फिर भी भेजते थे कि वो आदमी वही है क्या, इसकी इनकम उतनी है क्या, ये उसी कंपनी में काम करता है क्या, इसका वही बिजनेस है क्या। लेकिन आज के टाइम में कोई किसी को रैंडम भी अकाउंट से चैट करता है तो वो उसको वेरीफाई नहीं करते कि जो बोल रहा है वो सही है क्या। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग उसको, ये तो और ज़्यादा डेंजरस है रियल वर्ल्ड से, तो उसमें हम लोग उसको डाउट करें, वेरीफाई करें और वेरीफाई करने के बाद ही हम लोग अपना अगला स्टेप लें। अच्छा, व्हाट्सएप में मैसेज करते तो उससे भी ट्रैप हो सकते हैं लोग? हाँ, व्हाट्सएप पे भी सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है। अभी किसी का अगर व्हाट्सएप हैक हुआ तो वो आपको सामने से मैसेज कर सकता है। दूसरा, ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप ही के नंबर से वो मैसेज आता हुआ दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिताजी के नंबर से ही आपको मैसेज आ रहा है। वो वेबसाइट में अगर आप डालेंगे, इसको हम लोग SMS स्पूफिंग या कॉल स्पूफिंग कहते हैं। आप ही के नंबर से किसी और को फ़ोन कॉल लग सकता है, वो सामने वाले को लगेगा कि इस आदमी के नंबर से आया है, लेकिन एक्चुअली में उसने फ़ोन नहीं किया होगा या उसने मैसेज नहीं किया होगा। इसलिए वहाँ पर डाउट करना ज़रूरी है। ट्रस्ट पहले ही स्टेप में ट्रस्ट नहीं करना है, वेरीफाई करने के बाद ही उसमें इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना जरूरी है। कुल मिलाकर के मैसेज ऐसे से बचे तो सबसे अच्छा रहेगा। नहीं, अननोन मैसेज से तो बचना बहुत ज़रूरी है। अगर अननोन नंबर से आया है, किसी भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे हैं, उनमें कोई भी पर्सन कुछ भी शेयर कर रहा है, उन सब से बचना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको वेरीफाई नहीं होता है कि ये कौन, किसने भेजा है, आप उसको जानते कि नहीं जानते, वो जेन्युइन है कि नहीं, तब तक आपने उस पर क्लिक नहीं करना, उसको डाउनलोड नहीं करना। और अगर कोई रैंडमली इस प्रकार के मैसेजेस को डाउनलोड करता है, क्लिक करता है, फोटोग्राफ को डाउनलोड करता है, तो ये मान के चले कि आज नहीं तो कल उसका मोबाइल हैक हो जाएगा या फिर उसका इंपॉर्टेंट डेटा उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वो उसी के लिए टारगेट करने के लिए वो सब बनाए जाते हैं और शेयर किए जाते हैं।
आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ओम। कॉर्डलेस का एक और, हाँ। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? आपके साथ कुछ हुआ है ऐसे तो सर, हाँ, किसी को पूछना है? मोबाइल तो सब लोग यूज़ करते हैं, आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ होता है तो 1930 जो कि सेंट्रल नंबर है उस पर आप कॉल करें, उसको पूरा जानकारी दें। और उसके साथ में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जिसका URL है cybercrime.gov.in, उसमें जाकर आप उसको इमीडिएटली कंप्लेंट करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको समझता नहीं है, तो वो लोग सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं, फिर साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं, फिर बाद में जाके इस पर लॉगिन करते हैं। लेकिन इसमें जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि अगर cybercrime.gov.in टाइम क्रूशल है, क्योंकि अगर आपका किसी का मनी ट्रांसफ़र हो जाता है किसी अकाउंट में और फिर उस अकाउंट से और आगे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और अगर वो विड्रॉ हो जाता है, कोई उसको ATM से निकाल लेता है, तो मनी को बचाना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आप अगर सही समय पे cybercrime.gov.in पे वो पूरा अकाउंट के साथ में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो बैंक जो है, नोडल बैंक, उसको वहाँ पे फ्रीज कर देते हैं। और वो विड्रॉल होने से पहले ही मनी फ्रीज हो गया तो फिर कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन डालना होता है कि ये मनी इस अकाउंट नंबर से ये फ्रॉड हुआ था, अब इस अकाउंट में फ्रीज हो गया है, वो रिटर्न करने के लिए एक बार कोर्ट ऑर्डर करता है तो बैंक उसको रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर डिले हो गया, 3-4 घंटे का डिले हो गया, या फिर आप सोचते रह गए, उसमें क्या होता है कि सामने वाला जो है वो बैंक से अमाउंट को विड्रॉ कर लेता है। फिर बैंक से अमाउंट जब एक बार विड्रॉ होता है तो सामने वाले को पकड़ के फिर उससे विड्रॉ रिकवरी करके वापस करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने समय खर्च नहीं किया, फ्रॉड होते ही cybercrime.gov.in या फिर 1930 पे कॉल किया, तो आपका मनी फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद इमीडिएटली वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, किसी को और पूछना है? जी। नहीं, किसी भी प्रकार का डिजी लॉकर हो चाहे गूगल ड्राइव हो, ये आप मान के चले कि सेफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है। और जो हैक करते हैं वो लोग भी समय के साथ साथ ग्रो होते रहते हैं, इसका तोड़ निकालते रहते हैं। आप किसी को भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि सेफ है। सेफ्टी आपको खुद रखनी है। आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसको अटैच करके अपलोड करें। अटैच करके अपलोड करेंगे तो उसका मिसयूज नहीं हो सकता। नमस्ते गुरुदेव। तो फिर हम आज जो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हम जो ऐप वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसका यूज़ फिर कैसे करें जब हर चीज़ हैक होने की संभावना है? तो आप अननोन ऐप मत डाउनलोड करें। नॉन जीन्युइन बहुत सारे ऐप है। अब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन आप कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं? आप तो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ChatGPT इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको एडवर्टीजमेंट आते रहेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कि इस ऐप्स को भी डाउनलोड कर लो, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। वो सब आप डाउनलोड ना करें। आपके जो जीन्युइन है, जिसके बारे में आपको जानकारी है कि ये सेफ़ है, उन्हीं सबको आप डाउनलोड करें। और एक जो आपने साइबर क्राइम की बारे में बात की है, वो एक घटना मेरे साथ हो चुकी थी। एक्चुअली मैरिज के पहले मैं पूरा बैंक का मैनेजमेंट मैं करती थी, तो मेरे फादर पूरा मुझ पे डिपेंड रहते थे। तो एक बार मेरे पास कॉल आया कि आपको बैंक में बुलाया गया है या आपका कुछ अकाउंट की जानकारी है, वो आप फ़ोन में दे दीजिए। तो वो मैंने दे दी। उसके बाद मुझसे OTP लिया गया और मैंने वो दे दी। उस टाइम मेरी सिस्टर भी थी, उसने मूवी देख रही थी। वो कह रही, दीदी आप क्या कर रहे हो, आपने OTP क्यों बता दिया? मैंने बोली यहीं पास में तो बैंक है, उनका अर्जेंटली कॉल आया है तो बता देते हैं। और उस टाइम मेरे अकाउंट से लगभग 10 to 15,000 रुपीज़ डिले हो गए थे। और जब हमें जानकारी मिली तो हम पास में बैंक था वहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि आपका जो अकाउंट है उससे किसी ने आपके ओला कंपनी करके कुछ था, उसने आपका ये अकाउंट से पूरे पैसे ले लिए।
उस टाइम साइबर क्राइम ने ही हमारी हेल्प किए थे और हमारे पूरे पैसे रिटर्न आ गए थे। थैंक यू टू साइबर क्राइम। बहुत बढ़िया। और किसी को पूछना है? किसी के साथ अगर कुछ हुआ है या तो और भी कुछ डाउट्स हो तो भैया से भी एक क्वेश्चन है कि शादी.com और ये जो वेबसाइट्स है वहाँ भी लड़की आजकल प्रोफाइल्स बनाती है सर, तो उसमें भी क्या कुछ रिस्क रहती है? उसमें तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एज गलत बताना, धर्म गलत बताना, अपना क्या कहते हैं वो अनमैरिड है तो मैरिड है तो अनमैरिड बताएगा। तो इससे भी तो ये- कैसे बचे सर फिर? वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सभी चीज़ों को वेरीफाई करके ही आपको आगे बढ़ना है। और शादी.com तो फिर भी एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, और उसके जैसी और सारी डमी वेबसाइट्स भी हैं। अगर आप उसमें चले जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा फ्रॉड होते हैं इस प्रकार से। और आपका मोबाइल या लैपटॉप को हैक करने के लिए उसमें जो सामने वाला है वो आपको पता नहीं है कौन है, वो कुछ आपको चैटिंग करते समय शेयर करता है, वो आपका हैक हो जाता है। इसलिए पहले तो अगर आप उसमें बात भी कर रहे हैं लोगों से, पहले तो उसका मोबाइल नंबर ले लें, मोबाइल नंबर पे बात करें। ज़्यादा वहाँ पे चैट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको वेरीफाई नहीं हो गया सामने वाला कौन है, वो जीन्युइन है कि नहीं है। और शादी.com और ये जो जीन्युइन प्लेटफॉर्म्स है उसमें तो फिर भी चीटिंग कम होती है। एक चीटिंग तो ये हो गई कि वो सामने वाले पर्सन ने आपको फोटोग्राफ शेयर किया, लिंक शेयर किया, आपका डिवाइस हैक कर लिया। दूसरा ये है कि जो सामने वाला पर्सन आपको जानकारी दे रहा है वो गलत है, उसकी एज गलत है, उसका मैरिज प्रोफाइल गलत है, उसका धर्म गलत है। तो वो आपको पहले वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ना चाहिए। आपका कुछ सवाल? तुम्हारा जी मेरे साथ हुआ था एक बार, लेकिन बच गई थी। एक्चुअली एक दिन की बात है, मेरी फैमिली घर पे नहीं थी, मैं अकेली थी। मेरे को एक कॉल आया, उसमें मेरे अननोन नंबर था। मैंने उठाया तो मेरे फादर की वॉइस आ रही थी उसमें से, तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। तो फिर जैसे ही मैंने उसमें देखा तो वो मनी की डिमांड कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम कहीं फंस गए हैं और हमें मनी चाहिए अर्जेंटली। तो मैं तो थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। बट जैसे मैं करने लगी वैसे मेरे फादर आ गए घर पे। तुम इसमें देखिए, सबसे पहले दो चीज़ें रहती है। पहले तो कॉल स्पूफिंग, वेबसाइट से अगर आप टाइप करेंगे कॉल स्पूफिंग तो आपको मिल जाएगा। तो उस नंबर से ही कॉल चला जाएगा जिस नंबर से आप कॉल करवाना चाहते हैं। जैसे इस केस में इनके फादर के नंबर से वो कॉल आ जाएगा। फिर दूसरा रहता है वॉइस क्लोनिंग, वो बोल रहा होगा और फिर क्लोनिंग कर लेगा। तो मतलब आपके उसके फादर की वॉइस से ही, उसके बाद अगर मान लीजिए इनके फादर का कोई वीडियो होगा या कोई ऑडियो सैंपल होगा, उस ऑडियो सैंपल से क्लोनिंग कर लेगा और फिर वो जो टाइप कर रहा है वो फादर की आवाज़ में आ जाएगा। तो वॉइस से ये टेक्स्ट टू ऑडियो में कन्वर्ट कर लेगा और फादर की वॉइस को क्लोन कर लेगा और फिर वो ऐसी चीज़ उसमें आने लग जाएगी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मेरे फादर नहीं आए होते तो मैं कैसे हैंडल करती? यानी आपने फादर को कॉल करना चाहिए था उस नंबर पे जो आपके पास में नंबर है फादर का। आप उसमें कॉल करो, वेरीफाई करो कि आप ही कॉल कर रहे थे क्या, फिर जाके आप आगे बढ़ो। और भी किसी को सवाल है? जय जिनेन, नमोस्तु महाराष्ट्र जी। जैसे कि आपने बताया कि कभी भी फ़ोन हैक हो सकता है, कभी भी फ़ोन हैक हो सकता है, तो कोई मतलब इंडिकेटर्स होते हैं या कुछ, कैसे पता करें कि फ़ोन हैक हो गया है? अगर आपका फ़ोन हैक होता है तो सबसे पहले उसका ना बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने लग जाएगा। जो नॉर्मली आपका मान लीजिए कि 12 घंटे में डिस्चार्ज होता है तो 3-4 घंटे में हो जाएगा, वो उसका इंडिकेटर है। और कोई? दूसरा, हैंग होना ज़्यादा चालू हो जाएगा। और आपको अगर समझ में आ गया कि मेरा फ़ोन हैक हो गया या मैंने किसी इस प्रकार के लिंक पे डाउनलोड कर दिया जिससे वो हैक हो सकता है, तो उसका सिंपल तरीका है कि आप उसको फॉर्मेट कर दो, फ़ोन को फॉर्मेट कर दो। फॉर्मेट करेंगे तो उसमें सब डिलीट हो जाता है, तो जो वायरस वगैरह भी सब डिलीट हो जाता है। तो अगर आपका फ़ोन हैक हो गया या फिर आपको ऐसा कोई सस्पिशन है तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करो कि उसको फॉर्मेट कर दो, तो वापस रिकवर हो जाएगा पूरा। और किसी को पूछना है? डेटा तो जाएगा ही जाएगा हैक के साथ में फॉर्मेट।
सर जैसे अगर आईफोन की बैटरी भी जल्दी कम हो जाती है तो मतलब उसे भी आईफोन का हैक समझेंगे क्या? नहीं, वो एक इंडिकेशन है। आपने मान लीजिए किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, अगर आपको डर रहा है कि भाई हैक तो नहीं हुआ है, और उसके बाद आपकी बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, मोबाइल भी ज़्यादा हैंग हो रहा है, तो वो एक समझ में आता है। अगर आपको उसमें भी नहीं समझ में आ रहा तो आप नज़दीक के साइबर पुलिस में बता सकते हैं, लेकिन एक इंडिकेशन है कि अगर पिछले कुछ दिनों से तो 12 घंटे तक चल रही थी, अब 3-4 घंटे में क्यों ख़त्म हो रही, तो उससे वो समझ में आता है। थैंक यू। आप सर जैसे अपन को ऑनलाइन फ़ोन पे बहुत ज़्यादा गलत गलत कंटेंट है, तो उसको हटाया क्यों नहीं जाता है? सरकार की तरफ से उन कंटेंट पे क्या रोक। क्या चलता है क्या? सर ऐसे बहुत सारे कंटेंट ऐसे जिसको रोक लगा देना चाहिए, ऐसे यूट्यूब पे नहीं, वो online पे। इतना आसान नहीं है। वो इतना आसान नहीं है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अलग अलग कंटेंट डालते हैं। ये आपको मालूम है, ये सारी वेबसाइट्स अमेरिका की हैं, इंडिया की नहीं है। उनके सर्वर बाहर हैं। जो भी हेट स्पीच होती है या वल्गर कंटेंट होता है, वो हम लोग भेजते रहते हैं। रोज़ हम लोग कम से कम 100 या 150 जो नागपुर से अपलोड किया गया है वो कंटेंट को भेजते हैं, उसको डिलीट करवाते हैं, फिर सामने वाले की जानकारी मांगते हैं किसने अपलोड किया, उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये उसमें वो लोग उतना कोऑपरेट नहीं करते। बहुत बार उनका कहना होता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये ऐसा बोल सकता है, और वल्गर कंटेंट है उसमें भी वो। और बहुत बार क्या होता है कि उसमें डिले भी बहुत आता है, तो इतना वो सिंपल नहीं रहता, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही डायनेमिक प्लेटफॉर्म है। आप जिस डायरेक्शन में सर्च कर रहे हैं या जो आप देख रहे हैं वो आपको वैसा कंटेंट दिखाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी बहुत सारा कंटेंट है, तो वो सर्च करना, वो निकालना, वो मैनुअली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए नए नए टूल्स आ रहे हैं, लेकिन ये जैसा आप बोल रहे हैं कि इसको डिलीट क्यों नहीं करवा देते, तो सबसे पहले उसका कारण है कि पहली बात तो वो इंडिया में नहीं है उसका सर्वर, दूसरी बात वो इंडियन गवर्नमेंट की बातें इतनी आसानी से नहीं मानते, इसलिए उसमें डिफ़िकल्टी है। अच्छा, ठीक है। और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मुझे नमोस्तु महर्षि, क्षमी महर्षि, बधाई माता जी। मुझे 6 महीने में लगभग 4 बार 25 करोड़ की लॉटरी लगी, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन जी का कॉल आता था मुझे हमेशा कि आपको 25 लाख करोड़ की 25 लाख रुपए की लॉटरी लग चुकी है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपना नंबर भेजें, तो आपका अकाउंट नंबर भेजें तो आपको 25 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जैनिज़्म बड़ा काम आया कि हमें लालच नहीं करना है, तो मैंने वहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, तो मैं बच गई। सबसे इसमें आप तो बच गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 25 लाख रुपए का लॉटरी लगा है, तो 25 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफ़र करने चाहिए, लेकिन वो 25 लाख देने के लिए पहले आपसे 4-5 लाख मांग लेंगे। तो आपने उनको बोलना चाहिए कि 25 लाख का लॉटरी लगा तो भेज दो 25 लाख रुपए, आप मेरे से पैसे मांग क्यों रहे हो? जो हम बात कर रहे थे कि डार्क वेब पर जो भी डेटा अपलोड होता है, और यूजुअली हमने नोटिस किया है कि वो जो भी लिंक्स होते हैं वो वन टाइम लिंक्स होते हैं, उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको कैसे ट्रेस किया जाता है? नहीं, वन टाइम लिंक जिस भी सर्वर पे बनाया हुआ है, जैसे गोडैडी है या फिर बिग रॉक है, तो उससे फिर हम लोग जानकारी मंगाते हैं। सपोज जैसे एक डिस्कॉर्ड पर बीच में लिंक आया था जिस पर काफ़ी लोगों की वल्गर फोटोग्राफ्स अपलोडेड थी, बट जैसे ही किसी ने उस पर एक्शन लेने का कोशिश किया, वो 1 घंटे के अंदर पूरा लिंक गायब, उसके सारे ट्रेसेस गायब। तो अगर ऐसे कोई लिंक है तो उसको ट्रेस कैसे किया जाता है? नहीं, लेकिन लिंक जो है वो वहाँ से तो डिलीट कर दिया उसने, लेकिन जो उसका सर्वर है उसमें तो मेमोरी में है ना वो कि इसने बनाया था ये लिंक, तो वो इस IP डिस्कॉर्ड की मेमोरी से ट्रेस हाँ, होता है? हाँ, उनसे इन्फॉर्मेशन मंगाते हैं। ओके। हाँ। जी, ठीक है। तो आज यहाँ पे महाराज समझ में आ रहा है आप लोगों को कंक्लूज़न क्या निकला? इतने अच्छे से डीसीपी साहब ने अपनी सारी बातें आप लोगों के लिए रखी हैं। आज वर्तमान में साइबर क्राइम में कैसे कैसे लोग फंसते चले जाते हैं, बच्चे हों चाहे बच्चियां फंसते चले जाते हैं। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है? सबसे पहले तो अननेसेसरी जो यूजेज होता है उसी को कम कर दो आप लोग। ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, और कुछ कहना भी
यहाँ पर उद्देश्य रखा गया था डीसीपी साहब को बुलाने का, क्योंकि आज वर्तमान में हर कोई बड़ा परेशान है। शायद आप लोग बहुत यंग एज को अभी तक ऐसे केसेस में फंसे नहीं हो, लेकिन जो थोड़े से बाहर चले जाते हैं अथवा इस प्रकार की साइट्स को सर्च आदि करते रहते हैं, इस प्रकार की ऐप्स को डाउनलोड आदि करते रहते हैं, उन लोगों को कई बार गलत परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। आप लोग कुछ करते तो नहीं हो ना इस प्रकार से? करते हो? तो क्या सीखा इससे? आप क्या संदेश लेकर के जाओगे? आप इनसे क्या कहना चाहते हैं? किसी क्या कहना चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए? बस जो यही है। कोशिश यही होना चाहिए, कम से कम उपयोग इनका होना चाहिए। इतना संयम आप अंदर से रख पाओगे तो कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी तो नहीं रखा। जी, तो आज हमने 2-4 बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से सीखी है। तो सर का एक्सपीरियंस हमें बताता है कि हमारे साथ भलाई नहीं हुआ हो, बट कभी भी हो सकता है। तो कम से कम इसकी जानकारी तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ नहीं है, बट हो सकता है। इसके लिए हम अभी से अवेयर हो जाए। जो कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, जो कुछ भी साइट्स देख रहे हैं, वो हमारा डेटा कभी भी हैक कर सकती है। जहाँ कहाँ फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, जिबिली जो अभी आया था, वो AI कहाँ यूज़ कर रहा है अपना फ़ोटो, इसके लिए हम अभी से अवेयर हो जाए तो बच सकते हैं। तो प्रिकॉशन इज़ मोर बेटर दैन क्योर, ये आज हमने यहाँ पे सीखा है। और आपकी इस एज में ये मैसेज मिला है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इतना यूज़ नहीं करते हो, बट आगे जाके जब करोगे तो इसके लिए ज़रूर अवेयर रहोगे। तो आज सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमें यहाँ दी है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत करेंगे। और मैं विनय भैया को आमंत्रित करती हूँ, भैया आए और हमारी टीम की तरफ से एक छोटी सी भेंट सर को, और सर के साथ जो चंचल भैया आप भी आ जाए। जो आप सर हम आपके साथ एक कोई और थे ना? नहीं, हम एक छोटी सी गिफ्ट हमारी टीम की तरफ से दी जा रही है। नहीं और दिखा तो बोल रहे हैं, दिखा दो महाराज जी को। जी, बहुत धन्यवाद सर का। एक मिनट देख देना।